अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 33 बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, माशाल्लाह से हम लोगों ने सारा सिलेबस और सारा कोर्स कवर कर लिया है। आज हम लोग थोड़ा सा उसकी आउटलाइंस डिस्कस कर लेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कुछ समझ भी आई है कि नहीं, और वो उनकी सारी बेसिक नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ। पेज नंबर 71 पे आ जाओ। उसमें 5 पॉइंट्स की आप लोगों को बेसिक नॉलेज, बेसिक आउटलाइंस बताई हुई है कि हम लोगों ने सारे कोर्स में क्या क्या पढ़ा है। पहली आउटलाइन ये है कि जनरल इंट्रोडक्शन एंड बेसिक बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स के पहले हमने 7-8 लेक्चर्स में क्या पढ़ा है, हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री किस लिए इस्तेमाल होती है, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री यूज्ड फॉर, कि बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल क्यों होता है। बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था कि जीन थेरेपी में इस्तेमाल होता है। बायोकेमिस्ट्री बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है ताकि हमें ड्रग्स हासिल हो सकें, ताकि हमें मेडिसिन हासिल हो सकें। फूड एडिक्टिव्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, विटामिन बनाने के लिए, वैक्सीन्स बनाने के लिए। इसके अलावा बहुत से फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री इंट्रोड्यूस किसने की थी, इंट्रोड्यूस किस लिए हुई थी, एंड व्हाट इज यूज फॉर, कि बायोकेमिस्ट्री किस लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स बेसिक कौन कौन से होते हैं। हम लोगों ने याद हो आप लोगों को, तो हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पढ़ी थी, ऑस्मोसिस पढ़ी थी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, डिफ्यूजन पढ़ी थी, आयन एक्सचेंज रीजंस पढ़े थे, कोलॉइडल स्टेट पढ़ी थी। बहुत से हम लोगों ने बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स पढ़े थे। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी असूल इस्तेमाल होते हैं, जिन भी असूलों को, जिन भी प्रोसेसेस को मद्देनजर रख के बायोकेमिस्ट्री प्रोसीड होती है, वो सारे के सारे बेसिक बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। वो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी, जितनी भी टर्म्स थी, जितनी भी डेफिनेशन थी, वो हम लोगों ने डिटेल में उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ ली थी। उसके बाद सेकेंड आउटलाइन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड आउटलाइन जो सी थी वो थी जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिक केमिस्ट्री, नेचर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, कि ये जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी केमिस्ट्री, उनकी नेचर, उनकी जितने भी फंक्शंस हैं, वो हम लोगों ने डिटेल में पढ़े थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करती हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहले हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी सोर्स होता है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस किस चीज़ से बने हुए होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी नेचर पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज़ों में क्लासीफाई होता है। हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स वगैरह हम लोगों ने काफ़ी इसकी क्लासिफिकेशंस भी पढ़ी थी। इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस भी पढ़े थे कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत से विटामिन को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे। और इसके अलावा हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला पढ़ा था। जनरल फार्मूला आप लोगों को पता है CnH2ON, हम लोगों ने जनरल फार्मूला डिस्कस किया था। सोर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं पौधों से हमें कहाँ से हासिल होते हैं, प्लांट से हमें कहाँ से हासिल होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितनी फीसद पाया जाता है। इसके अलावा हमने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस किए थे कि कार्बोहाइड्रेट के 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कीटो ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसके अलावा हम लोगों ने नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था कि कुदरती तौर पर कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा हमें प्लांट से हासिल होता है, किस अमल से, फोटोसेंसिस से। ठीक है, फोटोसेंसिस के अमल से सबसे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट कुदरती तौर पर हासिल होता है, मतलब शुगर हमें हासिल होती है। इसके अलावा हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट जो सा एनर्जी कैसे सप्लाई करता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा हम लोग अगर प्रोटीन की बात करें कि हम लोगों ने प्रोटीन की जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी केमिस्ट्री पढ़ी थी कि प्रोटीन जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन्स की नेचर क्या है कि वो क्या क्या करती है, किस टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर कौन कौन से टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ी है कि फ्यूबुलिन जो सी एक प्रोटीन है वो किन अमाइनो एसिड से बनकर क्या फंक्शन वाली प्रोटीन बनती है।
प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हम लोगों ने कि प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, ड्राइव्ड प्रोटीन्स के अलावा प्रोटीन के हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर देखे थे। इसके अलावा प्रोटीन के हम लोगों ने फंक्शंस देखे थे कि प्रोटीन के क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं विटामिन, लिपिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इन सबको वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो लिपिड्स की भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स, तीनों नेम एक ही हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने थर्ड वाला ड्राइव्ड लिपिड्स पढ़े थे। हम लोगों ने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने लिपिड्स के फंक्शंस को पढ़ा था कि ये फैट्स को सोल्यूबल वगैरह करती है, ठीक है। लिपिड्स के बारे में हमने थोड़ा सा ही पढ़ा था। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रोटीन का। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। उसके बाद हम लोगों ने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और ड्राइव्ड प्रोटीन। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स को। अगर हम लोग अमाइनो एसिड्स की बात करें तो हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स भी पढ़े थे। अमाइनो एसिड बेसिकली मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो अमाइनो एसिड का हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स के फंक्शन पढ़े थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फंक्शंस प्रोटीन के होते हैं वही फंक्शंस अमाइनो एसिड्स के होते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डिस्कस किया था न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हमें पता है कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डीएनए होता है और आरएनए होता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था कि न्यूक्लिक एसिड 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन से, 5 कार्बन शुगर के ऊपर, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर, इसके अलावा उसके अंदर और थर्ड पार्ट इनका होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड इन 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आरएनए की टाइप्स पढ़ी थी, आरएनए के फंक्शंस पढ़े थे। आरएनए की टाइप जैसे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए की हमने टाइप्स पढ़ी थी और आरएनए के फंक्शंस पढ़े थे और कहाँ कहाँ आरएनए पाया जाता है। फिर हम लोगों ने डीएनए के फंक्शंस पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था हार्मोन्स को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा हार्मोन्स पर था कि हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो हम लोग खुराक के मदद से लेते हैं, उन हार्मोन्स को हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर उन हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और कौन सा ऑर्गन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। जैसे हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के चारों हार्मोन्स को डिस्कस किया था, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स को डिस्कस किया था, पैराथायराइड हार्मोन्स को डिस्कस किया था। उसके बाद फिर ओवरी के हार्मोन्स को डिस्कस किया था। उसके अलावा हम लोगों ने पेनक्रियाज के हार्मोन्स को पढ़ा था, टेस्टिस के हार्मोन्स को डिस्कस किया था। हम लोगों ने वन बाय वन सारे हार्मोन्स जो से हैं, सारे ऑर्गन्स के हार्मोन्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उन हार्मोन्स के हम लोगों ने केमिकल नेचर पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उनके फंक्शंस पढ़े थे, उनके इफेक्ट्स पढ़े थे। और उन हार्मोन्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे हमें क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हम लोगों ने वो पढ़े थे, ठीक है। आगे फिर हम लोगों ने एक डिटेल्ड लेक्चर 7 to 8 लेक्चर्स हम लोगों ने दिए थे, वन बाय वन उन हार्मोन्स को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस किया था कि ग्रोथ हार्मोन का इंट्रोडक्शन हमने ये बताया था कि ये ग्रोथ हार्मोन कौन सा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम क्या है, ये ग्रोथ करवाता है। तीसरी बात ये है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसका फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या काम है, उसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या काम है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर क्या काम है, सारे के सारे हम लोगों ने उसके फंक्शंस वगैरह डिस्कस किए थे। जिस तरह हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस किया था उसी तरह हम लोगों ने ऑक्सीटोसिन को डिस्कस किया, इंसुलिन को डिस्कस किया, टेस्टोस्टेरोन को डिस्कस किया, एस्ट्रोजन को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंजाइम्स को डिस्कस किया था, ठीक है। कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। एंजाइम्स क्या है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको तेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन एंजाइम्स का ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने
एंजाइम्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैकेनिज्म्स पढ़े थे, 2 पढ़े थे हम लोगों ने, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल्स। उसके बाद फिर हम लोगों ने केमिकल नेचर पढ़ी थी, एंजाइम्स की सारी क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, फंक्शंस उसके पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था विटामिन को, ठीक है। विटामिन जो से होते हैं वो ऐसे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं हमारी खुराक के अंदर या फिर हमारी डाइट के अंदर, जिसको हम लोग इनटेक करते हैं, जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को प्रोसीड करने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए। विटामिन बेसिकली हमारे खुराक की छोटी छोटी सब्सटेंसेस या खुराक की कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। खुराक की चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म के बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेसेस जितने भी हैं उनको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हम लोगों ने विटामिन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर हमने विटामिन की सारी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि विटामिन जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं या वाटर सोल्यूबल होते हैं। फिर फैट सोल्यूबल हमने 4 पढ़े थे, A, D, E, K, ठीक है। ये हम लोगों ने 4 फैट सोल्यूबल पढ़े थे। वाटर सोल्यूबल हम लोगों ने 2 पढ़े थे, C और B विटामिन पढ़ा था जो कि वाटर सोल्यूबल था, जो पानी के अंदर हल होते हैं, ठीक है। ये दोनों हम लोगों ने अलग अलग विटामिन पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने 1 बाय 1 इन सारे विटामिन को, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, D, E, K, इन सब के फंक्शंस को, इफेक्ट्स को और टॉक्सिसिटी को डिटेल में डिस्कस किया था 1 बाय 1, जिसको हम लोगों को काफ़ी लेक्चर्स हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट 4th आउटलाइन पढ़नी है, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के। हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि डिफरेंट टेक्निक्स इन्वेंट हुई थी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, ताकि कई तरीके इस्तेमाल किए जा सकें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जैसे कि जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डिटेल में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि और इसके अलावा हम लोगों ने यही पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्यों इंट्रोड्यूस हुई और उसका क्या क्या काम वगैरह। इसके अलावा हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को मज़ीद डिटेल में पढ़ा था। जेनेटिक इंजीनियरिंग की सारी उसकी फील्ड्स में डिस्कस किया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मेडिसिन में क्या किरदार अदा कर रही है, रिसर्च के अंदर क्या काम करती है, एग्रीकल्चर के अंदर उसके क्या फ़वाइद हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर भी उसका प्रॉपर एक डिटेल डिस्क्राइब की थी, ठीक है। 5th आउटलाइन आपकी बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट की, बायोकेमिस्ट्री के कोर्स की क्या है, वो है एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हम लोगों ने एसिड बेस बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को बताया था, इलेक्ट्रोलाइट का इंट्रोडक्शन दिया था कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मिनरल्स हैं हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जिनके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये हम लोग खुराक की मदद से इनटेक करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, इस इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हमने कई एक्सप्लेनेशन भी मैंने आप लोगों को दी थी। उसके बाद सेकंड बैलेंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को भी हम लोगों ने प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था। फिर मैंने आप लोगों को 3 तरीके भी बताए थे कि किन 3 सिस्टम से एसिड और बेस का बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम पढ़ा था, प्रोटीन बफर सिस्टम पढ़ा था, फॉस्फेट बफर सिस्टम पढ़ा था। उन बफर सिस्टम्स को अप्लाई करके हम लोग एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। एसिड और बेस का बैलेंस रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि आप लोगों के कोर्स में कौन सी 5 बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी, फिर उनके आगे क्या क्या हम लोगों ने डिटेल पढ़ी थी। आप लोग, आई होप आप लोगों को सारा सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर 2 दिन लगा के इस पूरे सिलेबस को एक बार याद ज़रूर करना है। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।